हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसे हमें क्लियर करना है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो कोई टॉपिक समझने में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं जो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि यार इसका डेरिवेशन नहीं करना, बस ये फॉर्मूला हमें थोड़ा पता होगा तो हम आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा झोल में नहीं पड़ना, हमें इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, बजाय इसके कि मैं बहुत सारे सोर्सेज को अपने दिमाग में भरूँ। तो मैं कोशिश वही करूँगा कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूँ जो ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। सो फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है? तो फ्रिक्शन फोर्स जो चूंकि हम समझ पा रहे हैं कि हमने फ्रिक्शन का एक अपने माइंड में एक पहले से आइडिया बना रखा है कि फ्रिक्शन जो होता है वो एक तरह का रेजिस्टेंस है, यानी किसी भी चीज को होने से रोकना। फ्रिक्शन का क्या काम होता है? किसी भी चीज को होने से रोकना। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखो। व्हेन टू बॉडीज, इसको लेते हैं, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट एंड हैव टेंडेंसी टू मूव over one another, then resistance of the movement is set up. This resistance is called friction of force. तो इतने डेफिनेशन का सिर्फ सिर्फ इतना मतलब है कि यार एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसकी मूवमेंट को रोकने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। बस। तो क्या है? मूवमेंट को रोकने यानी उसको रेजिस्ट करने का काम जो फोर्स करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस always act in a direction opposite to the direction of applied force or in which the contact surface tend to move. The force of friction depend upon the nature of surface in contact and always act parallel to the सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब कि ये जो सरफेस है इसका नेचर कैसा है? क्या ये प्लेन है, या इसका सरफेस जो है वो थोड़ा रोबस्ट है, इरेगुलर सरफेस है? तो ये हर एक फैक्टर पे डिटरमाइन करेगा कि फ्रिक्शनल कैसा होगा। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ सरफेस पे। फिर अगला क्या बोला? फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू दी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा भारी पॉइंट नहीं है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम से हमें सब कुछ क्लियर हो रहा है। अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स को पी से डिनोट कर देते। तो ये आपको दिक्कत हो जाएगी समझने के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ अप्लाइड फोर्स इज पी एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। दूसरा क्या है? ये फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस, यानी इस सरफेस का नेचर कैसा है, कि सॉफ्ट है, इरेगुलर है। फिर दूसरा क्या है? इस फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इस प्लेन के हमेशा पैरेलल एक्ट करेगा, है ना, हमेशा पैरेलल एक्ट करेगा। तो ये तीन पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला क्या है? एयर रेजिस्टेंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच एक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट एज दे ट्रेवल थ्रू द एयर। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना। एक सेकेंड, एक मिनट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे? इस पे कि एयर रेजिस्टेंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ। तो यहां से हमें याद रखना है कि भाई एयर रेजिस्टेंस क्या होता है। अरे यार, हाइलाइटर लेने की जगह पेन ले लिया। सो एयर रेजिस्टेंस एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स है जो कहाँ पे एक्ट कर रहा होता है? एयर्स के बीच एक्ट कर रहा होता है, जब एयर जो है वो हमारा ट्रेवल कर रहा होता है। सो एयर रेजिस्टेंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच एक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट एज दे ट्रेवल थ्रू दी एयर। लेट सपोज करो कोई व्हीकल है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर वो एयर और व्हीकल के बीच जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या हो रहा होगा? प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है ड्रैग। ठीक है, तो याद रखना इस एयर रेजिस्टेंस का एक और नाम होता है
या एयर और एक ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है, लगने वाला करूँ प्रोड्यूस होने वाला जो एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसको हम ड्रैग भी बोलते हैं। तो याद रखना, ड्रैग अगर आ जाते हैं तो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे एक डायग्राम बना के हमें समझा रखा है। तो देखो वो डायग्राम क्या कह रहा है कि यार एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको हम एक पी फोर्स से खींच रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट का कोई वजन है तो नीचे की तरफ डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लग गया, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम। आगे क्या है, if force P is so small that it can just move the body, then P is equals to F, R is equals to W। ठीक है, तो इस केस में P is equals to F है, क्योंकि बॉडी तो मूव कर नहीं रहा है ना, तो जितना हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उतना ही हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है, यानी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देखने को हमें मिल रहा है। तो हम बोलेंगे P is equals to F है। और अगर इस ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट को, तो क्या ऑब्जेक्ट रखा रखा हवा में उड़ गया? नहीं ना, तो रिएक्शन फोर्स जितना है उतना ही डब्ल्यू है, मतलब जितना आर लग रहा है उतना ही डब्ल्यू लग रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स का ये मतलब था, ठीक है। फिर है टाइप ऑफ फ्रिक्शन। हम यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या है। दो टाइप है फ्रिक्शन के, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लग रहा होता है? जब ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में हो, रेस्ट की अवस्था में हो। डायनामिक फ्रिक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है? जब बॉडी मूव कर रहा हो, मूव करते करते भाई फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम बोलेंगे डायनामिक फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स है, दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक के दो पार्ट्स हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग। कि जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा हो, ठीक है, या ऑब्जेक्ट जब क्या कर रहा हो, रोल कर रहा हो, ठीक है, ये दो कंडीशन है डायनामिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन वही है कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्टैटिक कंडीशन यानी रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है। चलो, तो इनका डेफिनेशन क्या है? इट इज अ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी व्हेन इट इज अ रेस्ट। डायनामिक फ्रिक्शन का क्या है? इट इज अ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ वो ये है कि डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा इट इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पॉइंट जो नोट करने की बात वो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। के एफ का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एस एफ का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब हमें इस डायग्राम को समझना है, तो चलिए इस डायग्राम को हम समझते हैं। इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। ओके, यही ले लेते हैं। और गलती कर दी। ओके ओके ओके, चलो अब यहाँ से हमें क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, देखो ये मैंने बनाया 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ भी बना रखा है 5, 10, 15, 20, 25। ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ये है हमारा अप्लाइड फोर्स, ठीक है। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और लेट सपोज करो ये पी फोर्स लग रहा है और ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं किया, इसका मतलब है जितने न्यूटन का हमने फोर्स लगाया उतने ही न्यूटन का हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी जनरेट हो गया, तो वो यहाँ पे लाई कर गया। फिर मैंने क्या किया, 5 न्यूटन और फोर्स बढ़ाया। जब मैंने 5 न्यूटन और फोर्स बढ़ाया तो भी हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन का लग रहा होगा। तो जितना हमने क्या लगाया, अप्लाइड फोर्स लगाया, उतना ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगा। फिर मैंने 5 न्यूटन और बढ़ा दिया, 15 न्यूटन कर दिया। अब मैंने जितना 15 न्यूटन लगाया उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, 15 न्यूटन, बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं रहा। फिर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स कर दिया।
मैंने कहा चलो ठीक है 20 न्यूटन करके देखता हूँ, लेकिन तब भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। तब भी ऑब्जेक्ट नहीं मूव किया, इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी कितने न्यूटन का लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 25 पे गया, जैसे ही मैं 25 पे गया, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया, यानी 25 पे जाते ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लाइन बना, ठीक है, ये पॉइंट, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट, यानी 25 न्यूटन, जब मैंने क्या किया 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। लेकिन जैसे ही इस 25 से मैं ग्रेटर गया, 25 तक मूव नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने 25 से 1 न्यूटन बढ़ाया, कितना 26 न्यूटन किया, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया। मतलब 25 न्यूटन वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आ गया जब तक बॉडी मूव नहीं करेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना निकल के आ गया 25 न्यूटन, बिकॉज 26 न्यूटन अप्लाई करते ही बॉडी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर रहा था। मतलब 25 न्यूटन जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके बाद नहीं लग रहा। तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आया ना, इस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और इसके बाद अगर अब मैं 26, 27, 28, 29, 30 जो भी बोलो आप, इसके बाद जो भी मैं कर रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट रह रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारा बिल्कुल एक जैसा रह रहा है, वो बिल्कुल मतलब ये नहीं हो रहा कि बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट रह रहा है कि भाई 25 न्यूटन है तो 25 न्यूटन का 25 न्यूटन है। तो इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल हुआ वो 1 न्यूटन हुआ, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का, अगर मैंने अप्लाई किया 26 न्यूटन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल कितने का लग रहा है 25, अप्लाइड फोर्स कितने का है 26, तो 26 माइनस 25 करेंगे कितना आएगा 1 न्यूटन। तो ये 1 न्यूटन रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को मूव कराने के लिए। और अगर मैं 25 न्यूटन अप्लाई करूं तो 25 माइनस 25 विच इज 0, मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहने वाली है, वो मूव नहीं करेगी। तो ये डायग्राम हमें बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा था। इस डायग्राम से जो हमें समझना है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझना है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज ये वो अवस्था है जब तक बॉडी जो है वो रेस्ट की कंडीशन में बनी हुई थी, बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। तो बॉडी जब तक रेस्ट में होती है तो उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है, यानी बॉडी रेस्ट में बनी हुई थी। लेकिन जब बॉडी मूव करने लगेगी तो उसके बाद डायनेमिक फ्रिक्शन का कंडीशन चेंज हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि इस डायनेमिक फ्रिक्शन के केस में हम कितना भी फोर्स अप्लाई करें, यानी हम फोर्स कितना भी बढ़ा ले, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कांस्टेंट ही रह रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। तो उतना कुछ खास टॉपिक ये नहीं है कि हमें बिल्कुल एकदम समझ में नहीं आ रहा। सिंपल पॉइंट है कि यार देखो मैंने 5 न्यूटन लगाया बॉडी मूव नहीं किया, 10 न्यूटन लगाया बॉडी मूव नहीं किया, 15 न्यूटन लगाया बॉडी मूव नहीं किया, 25 न्यूटन लगा दिया बॉडी मूव नहीं किया। लेकिन 25 से जैसे ही मैं आगे बढ़ा 26 न्यूटन अप्लाई किया, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो 25 न्यूटन मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आ गया, बिकॉज 25 न्यूटन तक बॉडी रेजिस्ट कर रहा था और उसके बाद बॉडी रेजिस्ट करना बंद हो गया था, ठीक है। चलो ये तो हमें समझ में आ गया। और मैक्सिमम हमारा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आया उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं या आप स्टैटिक फ्रिक्शन बोलोगे, ठीक है। तो दो तरह के हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन थे, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती है तो वहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल कर रहा होता है तो वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है। नॉट मच इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन से हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एक सेकेंड, द मैक्सिमम, यार थोड़ा सा कोल्ड है। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू विच कम इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज जस्ट ऑन अ पॉइंट ऑफ मोशन ओवर अ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी ये वो पॉइंट है, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट है जहां पर बॉडी जो है जस्ट मूव करने वाली है। जैसे फिर से समझा रहा हूं, देखो 5 न्यूटन बॉडी मूव नहीं किया, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन का लगा। 10 न्यूटन अप्लाई किया, इधर से भी 10 न्यूटन अप्लाई हो गया, यानी फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन का लग रहा है। यहां लगा, यहां गया, 20 न्यूटन अप्लाई किया, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमें 20 न्यूटन देखने को मिला क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है। अब देखो जैसे ही मैंने इसको 21 न्यूटन किया, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर गया, बिकॉज
कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है ना ये बॉडी, वो सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, और मैं लगा कितना रहा हूं 21 न्यूटन। मतलब 21 क्या है, 20 प्लस 1, तो ये 20 जो न्यूटन मैं लगा रहा हूं, ये 20 न्यूटन और ये 20 न्यूटन एक दूसरे को बैलेंस कर गया, लेकिन ये जो 1 न्यूटन मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, इसकी वजह से बॉडी मूव कर गया। तो ये जो 20 वाला जो नंबर निकल के आया ना, 20 नंबर, ये मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आ गया कि भाई बॉडी इतना ही रेजिस्ट कर पाएगी, इससे ज्यादा अगर अब मैं फोर्स लगा दूंगा तो उसके बाद बॉडी रेजिस्ट नहीं करेगी। अब मैं 21 के बाद 22 लगा दूं, 25 लगा दूं, 30 लगा दूं, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बॉडी सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन ही लगा पाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ही हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, क्योंकि इसके बाद तो बॉडी यार डायनामिक कंडीशन में आ जाएगी। अगर बॉडी डायनामिक कंडीशन में आ गई तो वहां डायनामिक फ्रिक्शन लग जाएगा। ठीक है, लेकिन बॉडी जब तक रेस्ट में है और तब तक मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तब तक मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन है, स्टैटिक वाली कंडीशन है, तो वहां मुझे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, अब इन सब चीजों को रफ करते हैं। चलो यही बात कर लेते हैं। क्या है पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एमसीक्यूज बनते हैं इन्हीं सबके पॉइंट्स पे। ठीक है, देखो लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, देखो मैंने अपना नोट्स तो प्रोवाइड करा ही दिया है, इसके अलावा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इस लेक्चर से अगर आपको नोट्स बनाने आप बना सकते हो, सेल्फ नोट्स जरूरी है। आप हर एक चैप्टर को 2 बार 3 बार थोरोली पढ़ लो, बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, और थ्योरी भी बहुत मतलब डायनेमिक कंडीशन में दी हुई है कि हाँ भाई ये देखो यहाँ से ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है, उतना वास्ट नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। फिर है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कह रहा हूँ, लॉ ऑफ फ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कह रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, force of friction always act in a direction opposite to the that in which the body tends to move। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दूसरा कह रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, बात कर ही चुके हैं, यानी भाई सरफेस, इस सरफेस का नेचर कैसा है उस पर डिटरमाइन करेगा। तीसरा क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये इतना एरिया जो ये कवर अप किया है इस ऑब्जेक्ट ने, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इस एरिया पे कभी भी डिटरमाइन नहीं करता। ठीक है, यानी वो इस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो एमसीक्यू बनेगा कि इनमें से कौन सी ऐसा पॉइंट है जिसपे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड नहीं करता, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट है जो फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को डिटरमाइन नहीं करता, या रॉन्ग पॉइंट है वो। तो वो रॉन्ग पॉइंट आपको पता है कि भाई सरफेस एरिया पे डिटरमाइन नहीं करता। फिर क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी स्टैटिक कंडीशन में तो आपको पता ही है कि जितना मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही मुझे फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिलेगा। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस। यानी फ्रिक्शनल फोर्स का अपॉन दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब ये कि डायग्राम से समझ लेते हैं इसको, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो अगर ये सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, नीचे की तरफ W एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ R एक्ट करेगा, इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, इधर की तरफ P एक्ट करेगा, तो वो कह रहा है कि इस R और इस F का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब F by R इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज म्यू। अभी आगे हम देखते हैं, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी समझ में आ गया। फिर है लॉ ऑफ डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। वो क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है वो कि देखो काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉ की बात करें तो उसमें भी फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। डायनेमिक फ्रिक्शन भी F by R इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बोलता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर मॉडरेट स्पीड बट इट डिक्रीज स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड। बेसिक बात है। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा मॉडरेट स्पीड के लिए, बट इट डिक्रीज स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा डायनेमिक केस में। ठीक है, ओके। नेचर ऑफ सरफेस पे डिटरमाइन नहीं करता। ठीक है, ये भी सॉरी, नेचर ऑफ सरफेस पे डिटरमाइन करता है और एरिया पे डिटरमाइन नहीं करता। ठीक है, ये की बात है। फिर है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कह रहा है, तो देखो जो मैंने अभी आपको ये चीज
जो मैंने अभी रफ किया वो यही कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, एफ क्या है? एफ को आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कुछ भी बोलो। तो मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू म्यू विच इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाय एन बोलो, आर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? म्यू आर, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो, एक होता है म्यू के, एक मिलेगा म्यू एस। म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की जगह स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकल के आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फ्रिक्शनल फोर्स यूज करूंगा तो वो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन वाला कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे देगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये for a given pair of surface the coefficient of static friction is larger than of kinetic friction। देखो, मैंने बोला था static friction is always greater than kinetic friction, उसी तरह coefficient of static friction is always greater than coefficient of kinetic friction। ठीक है, तो पेपर में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है the ratio of static friction to the kinetic friction is always equals to 1, यानी ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हो आप, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। और अगर बोले काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन स्टैटिक फ्रिक्शन देन इट इज ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, या लेस देन 1 ऐसा कुछ होता है, वो आप देख लेना कि कंडीशन क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। ठीक है, आ रखा था एक बार 2020 में आ रखा था ये क्वेश्चन, ऐसा समथिंग। ठीक है, तो देख लेना एक बार ना। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पे समझाता हूं मैं आपको कि यार एक सरफेस है, उस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स P लग रहा है, यहाँ पर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है, ऊपर की तरफ हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन R लग रहा है। ठीक है, जब मैं इस नॉर्मल रिएक्शन और इस फ्रिक्शनल फोर्स का एक रेजिस्टेंस बनाता हूं, रेजिस्टेंस सॉरी यार, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन और इस फ्रिक्शनल फोर्स का अगर मैं क्या निकाल रहा हूं? रिजल्टेंट निकाल रहा हूं। तो रिएक्शन, ठीक है, रिजल्टेंट निकाल रहा हूं। ठीक है, तो रिजल्टेंट को इन्होंने भी ऐसे बनाया, तो आर क्योंकि मैंने इसको ले रखा है। वैसे ना मैं अपने तरीके से ही समझाता हूँ। देखो, मैं ऐसे समझाऊंगा ना तो मुझे खुद दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो मैंने पढ़ रखा है मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन को एन से बोलते हैं और नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा है डब्ल्यू। तो देखो, ये जो मेरा आर है दिस इज व्हाट? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट और इस नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल है विच इज व्हाट? फाई। इस फाई को बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। so what is the angle between the resultant and normal reaction is called angle of friction। now ये resultant किसका resultant है? it is the resultant of normal reaction and frictional force। यानी अगर मैं इस normal reaction और इस frictional force का अगर मैं resultant निकालता हूं तो इस resultant और normal reaction के बीच जो एंगल बन रहा है उस एंगल को क्या कहूंगा मैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, यहां से ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी ये मेरा F हो गया, बिकॉज ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो दिस इज F, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज व्हाट? फाई। ये मेरा फाई है और ये फाई किस पर बन रहा है? इस नॉर्मल रिएक्शन पे बन रहा है। तो अगर मैं कहता हूं tan फाई, क्या बोलता हूं? tan फाई। तो tan फाई इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट? F, perpendicular is this, and base is normal reaction। now the phi is what? tan inverse of F by n। अब मुझे ये भी पता है कि F by n is equals to what? म्यू। बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहता है कि यार हमारा कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपॉन में नॉर्मल
रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज n। तो अगर मैं F बाय n को रिप्लेस कर दूं म्यू से, तो फाई यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट, tan इनवर्स म्यू। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोन ऑफ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, एंगल ऑफ रिपोज इंपॉर्टेंट है। तो एंगल ऑफ रिपोज को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट समझाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 लाइन ड्रॉ करूँगा, एक ये, ठीक है, एक ये, इसके अलावा एक और विच इज ये, एंड एक और ले लेते हैं विच इज दिस। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कंडीशन है, ए कंडीशन, बी कंडीशन, सी कंडीशन एंड डी कंडीशन। देखो ये मैंने ऐसे बना दिया, ये मेरा सरफेस है। ठीक है, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है, और ये तो सरफेस है। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है। देखो अभी ये प्लेन है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अब मैंने इस प्लेन को क्या किया, अभी ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं कर रहा, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट किया, ऊपर की तरफ इंक्लाइन किया, तो एक एंगल बना, उस एंगल को मैंने नाम दिया अल्फा। अब ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं कर रहा, मैंने प्लेन को थोड़ा सा और ऊपर टिल्ट किया, तो अल्फा बढ़ा, अल्फा इंक्रीज हुआ, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। मैंने इस अल्फा को और बढ़ाया, यानी प्लेन को और इंक्लाइन किया, अल्फा और बढ़ गया, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। लेकिन इसके बाद लेट सपोज करो कि ये अल्फा अभी 30 डिग्री है, लेकिन जैसे ही मैं 30 से 31 डिग्री गया, ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो वो मैक्सिमम एंगल, क्या वो मैक्सिमम एंगल किसी भी इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन का, इंक्लिनेशन का, ठीक है, वो मैक्सिमम एंगल किसी भी प्लेन के इंक्लिनेशन का, जब तक वो बॉडी को किस कंडीशन में रख पा रही है, रेस्ट कंडीशन में रख पा रही है। ठीक है, वो एंगल हमारा एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, वो मैक्सिमम एंगल किसी भी प्लेन के इंक्लिनेशन का, जब तक वो बॉडी को किस कंडीशन में रख पा रही है, स्टैटिक कंडीशन यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख पा रही है। तो इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं अब रफ और समझते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकालना है। तो एक डायग्राम बनाते हैं, उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा 2 लाइन, तो वो 2 लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये, ठीक है। देखो इसके ऊपर हमारा रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये एंगल है मेरा अल्फा। देखो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है हमारा mg, ठीक है, और अरे यार अच्छे से बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा आपको। ये लाइन मुझे सीधी बनानी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, ये एक लाइन ही ले लेता हूँ जो बिल्कुल सटीक काम करे। आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो ये mg लग रहा है, और ये जो मेरा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ मेरा नॉर्मल रिएक्शन बोले तो नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ये mg क्या, अरे यार वेट, वेट इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू ग्रेविटी, दिस इज mg। ओके, नाउ दिस इज अल्फा, तो दिस इज आल्सो अ अल्फा। अब कैसे ये अल्फा बना, बहुत बार मेरे से बच्चे पूछते सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं बोलता हूं देखो इस चीज को देखो, ये है ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, और ये ऐसे बना हुआ है। ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। क्या एंगल है, 90 डिग्री का। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा,
ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरा mg आ रहा था, ये ऐसे, ये मेरा क्या आ रहा था, mg। तो ये अगर मेरा अल्फा है, ये मेरा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो मेरा एंगल निकलेगा ये कितना निकलेगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा निकलेगा। और मुझे ये भी पता है कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो पूरा एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री माइनस अल्फा। एंड लेट सपोज करो कि ये जो एंगल है, ये जो मैंने यहाँ अल्फा लिखा, ये कितना है, एक्स है। तो 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस एक्स, 90 डिग्री से 90 डिग्री कट गया, माइनस अल्फा इधर आ गया, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा। तो x कितना निकल के आ गया, अल्फा। तो दैट्स वाई ये एंगल जो निकल के आया, ये मेरा कितना निकल के आ गया, अल्फा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गया। तो बच्चे कंफ्यूज होते थे ये क्यों है, तो इसीलिए मैंने कर दिया, वरना तो मैं डायरेक्टली बता दे, मतलब कोई टीचर ऐसे बोलता नहीं है, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दैट्स वाई मैंने बता दिया ज्योमेट्री की हेल्प से कि ये अल्फा क्यों, ठीक है। अब देखो ये अल्फा निकल के आ गया। अब देखो अल्फा किस पे बन रहा है, इस पे बन रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये मैं ऊपर की तरफ ऐसे खींच दूं, ठीक है, तो ये अल्फा इस पे बन रहा है। तो एक कंपोनेंट जो इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, mg cos अल्फा, और जो ये फोर्स है ये क्या बनेगा, mg sin अल्फा बनेगा। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है हमारा, देखो फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है मूव कराने के लिए, mg sin अल्फा। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो बॉडी को रोकने का काम कर रहा है, बिकॉज बॉडी नीचे की तरफ भागेगी। नीचे की तरफ लाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, mg sin अल्फा। मैंने कंपोनेंट बना लिए ना इस mg के, mg इस पे बन रहा है, अल्फा इस पे बन रहा है, तो ये mg cos अल्फा हो गया। इधर क्या बन गया, mg sin अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर mg sin अल्फा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ दिस बॉडी, देन फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू दिस mg sin अल्फा। तो ये हमारा f हो गया। यहां पर वही चीज बात की गई है। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि R इज इक्वल्स टू वॉट, W cos अल्फा। जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या है, W cos अल्फा। और जो F है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या है, W sin अल्फा। बिकॉज बॉडी मूव नहीं कर रही ना, बॉडी मूव नहीं कर रही है, मतलब F इज इक्वल्स टू वॉट, mg sin अल्फा, ठीक है। एंड रिएक्शन फोर्स इज वॉट, W cos अल्फा। बिकॉज जितना बॉडी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, mg cos अल्फा। अब देखो W cos अल्फा अपॉन W sin अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, F बाय R। बिकॉज हमें पता है म्यू क्या होता है, म्यू होता है कि म्यू फोर्स, म्यू अगर हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हम निकालते हैं, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो इक्विवेलेंट होता है कि हमारा कितना R है, सॉरी मैंने उल्टा ही लिख दिया, हमारा W sin अल्फा अपॉन W cos अल्फा होता है कि भाई कितना हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है अपॉन में कितना हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो न्यू का फॉर्मूला होता है F बाय R। तो F बाय R इज इक्वल्स टू W sin अल्फा अपॉन W cos अल्फा, जो यहाँ पे किया गया। अब W से W मर गया, यहाँ W से W मर गया, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा किसके बराबर हो गया, tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल्स टू F बाय R। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू। tan अल्फा इज इक्वल्स टू, अब म्यू हमने निकाला था ऊपर, म्यू क्या निकाला था, म्यू निकाला था हमने tan फाई, कि म्यू जो है यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के, ठीक है, यानी tan फाई के। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के नहीं होता, म्यू इज इक्वल्स टू tan फाई, यानी फाई जो था ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, तो tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकल के आ गया था हमारा। तो हम बोल सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan फाई। तो अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, फाई, बिकॉज 10 से 10 कट गया। तो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो केस है जब बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में, एक इंक्लाइन प्लेन के, ठीक है। मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और इधर जो लग रहा है वो लग रहा है mg sin अल्फा। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बराबर है, बिकॉज बॉडी मूव नहीं कर रही है। लेकिन अब हल्का सा भी फोर्स अगर नीचे की तरफ बढ़ा, यानी हल्का सा भी प्लेन इंक्लाइन हुआ, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। यानी ये एक चरम बिंदु वाली कंडीशन है कि यार यहाँ पे ना बॉडी रुकी हुई है। तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ रिपोज इक्वल हो रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के, ठीक है। अब नीचे के पॉइंट समझाने से पहले
मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स कुछ जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो मैं पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक सेकंड वेट करना पड़ेगा। वो मैं थोड़ा सा क्या हो गया, वो पॉइंट्स मैंने कहीं लिखे हुए हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ वहाँ से ले करके, और वो पॉइंट्स आपको मेरे नोट्स में भी देखने को मिल जाएंगे, बट वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन, ठीक है। देखो, पहला कंडीशन क्या कह रहा है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये कह रहा है कि जो बुक में या कहीं पे भी आपके पेपर में आ सकता है, मिनिमम फोर्स required to move a body on horizontal सरफेस, यानी वो मिनिमम फोर्स बताइए जो जरूरत होती है किसी भी बॉडी को किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कराने के लिए, ठीक है। तो नोट्स में मैंने पूरा डेरिवेशन दे रखा है, मैंने डेरिवेशन नहीं समझाना अभी आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ पेपर में आ सकता है। अगर ये दो ऑप्शन मिल रहे हो इनमें से कोई भी एक, तो आप आंसर टिक कर दीजिएगा। एक है कि ये जो फोर्स है वो इक्वल होगा म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एक ये हो सकता है, या एक हो सकता है P इज इक्वल्स टू एम जी साइन फाइव, ठीक है। तो ये वो मिनिमम फोर्स है जो किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन खास बात क्या है कि ये वो मिनिमम फोर्स है जो किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पेपर में ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों ही हमारे सही हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कीजिएगा, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई एक ही देखने को मिलेगा। डेरिवेशन नहीं मैं करा रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये पॉइंट याद रखना है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि मिनिमम फोर्स, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कब साबित होगी, ये तब साबित होगी जब हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होगा एंगल ऑफ रिपोज के, ठीक है। यानी मिनिमम फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हेन एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज, एक ये कंडीशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से दो कंडीशन पता चल गया जो हमें याद रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तीसरा, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एक बॉडी है, अगर इस बॉडी के ऊपर अगर मैं क्या करूं, नॉर्मल को मिनिमाइज कर दूं, अगर नॉर्मल क्या हो, मिनिमाइज हो, ठीक है, नॉर्मल क्या हो, मिनिमाइज हो, और द फोर्स विच एक्ट डाउनवर्ड टू द बॉडी ऑफ द फ्रिक्शन गेट रिड्यूस, ठीक है, यानी नीचे की तरफ जो लगने वाला फोर्स है विच इज एम जी, अगर वो रिड्यूस हो तो हम बोलेंगे कि भाई हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होगा। यानी डाउनवर्ड फोर्स एम जी अगर इंक्रीज होता है, अगर इंक्रीज होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हमारा एम जी डिक्रीज होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, और अगर मेरा एम जी डिक्रीज होता है तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ गया, यानी एम जी के बढ़ने से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, एम जी के घटने से फ्रिक्शनल फोर्स भी घटेगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन जो बन रहा था वो ये बन रहा था कि पुलिंग ऑफ बॉडी इज इजी एज कंपेयर टू पुशिंग, बिकॉज यानी किसी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान है एज कंपेयर टू किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना। तो अगर आपने देखा होगा घास कटर वाली मशीन है, ठीक है, तो जब हम घास काट रहे होते हैं हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब उसी घास काटने वाली मशीन को आराम से खींच रहे हो तो आसानी से खींच रहा होता है। तो देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ध्यान से देखो, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ एफ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरा थीटा बन गया,
तो हाँ ठीक है, और ये एक कंडीशन ये बन गया, तो ये बन गया एफ साइन थीटा, और ये बन गया एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ मेरा क्या लग रहा है एम जी, तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और नीचे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, मतलब यहाँ पर एफ साइन थीटा प्लस एम जी, यानी नीचे वाला फोर्स में एफ साइन थीटा क्या हुआ, ऐड हो गया, यानी नीचे वाला फोर्स बढ़ गया। अगर नीचे वाला फोर्स यानी डाउनवर्ड फोर्स बढ़ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कौन सा केस है, जब मैं ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा हूँ, ये कौन सा केस है, जब मैं ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा हूँ। लेकिन अगर यहीं पे मैं ऑब्जेक्ट को खींच रहा होता, क्या कर रहा होता, खींच रहा होता, तो लेट सपोज करो ऐसे खींच रहा हूं मैं, तो अगर मैं खींच रहा हूं तो ये एंगल बन गया सम थीटा, तो अगर थीटा बना तो ये एफ कॉस थीटा बना, ये ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा बना, और ऊपर की तरफ नॉर्मल बना, नीचे की तरफ डब्ल्यू बना। अब ऊपर वाले फोर्स में ऐड हो गया यानी एन प्लस एफ साइन थीटा, और अगर ऊपर वाला फोर्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी नॉर्मल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो इस केस में पुलिंग क्या है, इजी हो जाता है, बिकॉज डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज हो जाता है और हमारा अपवर्ड फोर्स इंक्रीज हो जाता है, यानी नॉर्मल में फोर्स ऐड हो रहा है। तो आपको ये चीज समझना चाहिए था, वो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं अब क्या रह गया, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। हाँ, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। चलो अच्छा यार, ये चीज ना ना मैंने पढ़ी थी, मैंने पढ़ा क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, ये सब कुछ जो है वो बस एक फॉर्मूले के थ्रू आपको बिल्कुल फटाफट समझ में आ जाएगा। क्या है वो दो कंडीशन है, मेरे को कोई डेरिवेशन कुछ भी नहीं समझना, सिर्फ और सिर्फ दो चीज समझनी है। पहला क्या है, वो था एफर्ट, टॉपिक क्या था, एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव the body up on inclined plane, ठीक है, यानी किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर की तरफ हमें धक्का देना है, यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट करानी है। तो इस केस में जो हमारा फोर्स होता है P, वो इक्वल होता है W साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस फाई। देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं। अगर आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, देखो ऊपर क्या है, साइन अल्फा प्लस फाई है कि नहीं, साइन अल्फा प्लस फाई। नीचे क्या है, साइन अल्फा प्लस फाई, लेकिन ये अल्फा प्लस फाई जो है ना, ये माइनस हो रहा है किससे, इस थीटा से। और ऊपर क्या लग रहा है हमारा, डब्लू, ऊपर और क्या ऐड हो रहा है, डब्लू। बस हमें ये फॉर्मूला याद करना है, एक फॉर्मूला ये याद हो गया, और कुछ ज्यादा खास नहीं है, बहुत सिंपल है, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाइव, नीचे भी हमारा साइन अल्फा प्लस फाइव हो जाएगा, लेकिन ये अल्फा प्लस फाइव हमारा थीटा से माइनस हो रहा होगा, ठीक है, हमारा किससे हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे अगर हम जाते हैं दोबारा से और उस डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं जो यहाँ बना रखा होता है, देखो तो ये देखो, ये डब्ल्यू साइन अल्फा है, ये डब्ल्यू कॉस अल्फा है, ये पी है, ये एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर है, ये आर है, ये डब्ल्यू है, और ये अल्फा है। व्हेन अ बॉडी जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन डाउन द प्लेन, डाउन वाला नहीं पढ़ना, अप टू द प्लेन। देखो ये देखो, डब्ल्यू साइन अल्फा, डब्ल्यू कॉस अल्फा, ये डब्ल्यू, ये पी, जो मैंने मतलब वही चीज है कि हमने भाई एक बॉडी है उसका फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बना दिया कि ये डब्ल्यू कॉस अल्फा हो गया, ये साइन अल्फा हो गया, ठीक है, और यहाँ से उन्होंने ये पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा निकाला है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन कॉस अल्फा प्लस फाइव, ये फॉर्मूला नहीं है। ओरिजिनल फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको ये दिया, ये तो एक इजाद किया हुआ फॉर्मूला है, वो कैसे हुआ है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो मेन फॉर्मूला है ना वो ये है, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन साइन अल्फा माइनस फाइव, ठीक है, अल्फा प्लस फाइव। हमें सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। अब इसके तीन चार कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूं। पहला कंडीशन ये है कि अगर फाई जीरो हो जाए, फाई जीरो का मतलब फाई क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाए। तो अगर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन को जीरो कर दोगे तो अगर आप देखो तो ये बनेगा डब्ल्यू साइन अल्फा अपॉन साइन
थीटा माइनस अल्फा बन जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा। तो ये कौन सा केस आ गया, जब फाई जीरो होता है, यानी अगर हमें बोले यार फ्रिक्शनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। दूसरा केस क्या आ जाए, दूसरा केस आ जाए कि जब हमारा P जो है वो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा हो, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो उस केस में थीटा जो है वो हो जाता है 90 डिग्री के बराबर, यानी P जो है, P का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। तो अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूला में यानी इसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर आप रख दो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम बोल सकते हैं कि W साइन अल्फा प्लस थीटा, एक तो ये हो गया, नीचे साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। तो हम बोल सकते हैं W साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस सॉरी कॉस अल्फा प्लस थीटा, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस थीटा क्या बना रहा है, टेन अल्फा प्लस थीटा। तो जब P हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा होगा तो हमारा जो P कैसे निकलेगा, W टेन अल्फा प्लस पाई, अल्फा प्लस पाई, सॉरी थीटा नहीं, अल्फा प्लस पाई, ठीक है। तो कितना सिंपल था, एक फॉर्मूले से हम सारा काम कर पा रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है कि व्हेन P एक्ट पैरेलल टू द प्लेन, अगर P एक्ट करेगा पैरेलल टू दी प्लेन, अगर P प्लेन के पैरेलल एक्ट करेगा, देखो सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है कि इफ P इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, P इज एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो। तो मैंने आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता दिया, अब उस यूनिवर्सल फॉर्मूले से आप देखो डायरेक्टली ये चीज याद रखो, P इज इक्वल टू W टेन अल्फा प्लस फाइव, ठीक है। अब P अगर पैरेलली एक्ट कर रहा होगा तो हम कैसे करेंगे, जब P पैरेलली एक्ट कर रहा होता है तो उस केस में जो हमारा थीटा होता है ना गाइस, ये थीटा ये इक्वल होता है 90 डिग्री प्लस अल्फा के, किसके बराबर होता है, 90 डिग्री प्लस अल्फा के। तो अगर मैं 90 डिग्री प्लस अल्फा ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दूं, क्या रख दूं, ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो मैं ये जो मैंने यहाँ पे ये डेरिवेशन करा है ना, इसको रफ करके दोबारा से डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या पता चल गया कि थीटा जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री प्लस अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। और अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, अल्फा वो है, यानी एंगल ऑफ रिपोज है। तो थीटा जो है जब पैरेलली एक्ट कर रहा होगा तो उस केस में पैरेलल किसकी एक्ट कर रहा होगा, प्लेन के पैरेलल एक्ट कर रहा होगा, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो प्लेन है इस प्लेन के पैरेलली एक्ट कर रहा होगा जब हमारा P, ठीक है। तो जो थीटा निकल के आएगा वो थीटा कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री प्लस अल्फा। बस आपको ये याद रखना है, मैंने सब चीजें बता दी, अब ज्योमेट्री वोमेट्री के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। जो मेन है ना वो ये है, ये याद हो गया सब काम खत्म है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा। अब मैं इस फॉर्मूले में अगर रख दूं तो W साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन साइन थीटा की जगह क्या रख दूंगा, 90 डिग्री प्लस अल्फा, थीटा की जगह क्या रख दूंगा, 90 डिग्री प्लस अल्फा। अब ये माइनस को खोल दूं तो माइनस को अगर मैं खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस फाइव हो जाएगा। अब प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया, साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, साइन 90 माइनस फाइव यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह यहां पर क्या है, फाइव है, तो ये क्या हो जाएगा, W साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन में कॉस फाइव। तो यहां से आपका एक और फॉर्मूला इजाद क्या हो गया कि भैया जब P पैरेलल एक्ट कर रहा होगा ना प्लेन के, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, P इज इक्वल टू W, ऊपर वाला तो सब कुछ सेम रहेगा विच इज अल्फा प्लस फाइव, और नीचे जो है वो मेरा कॉस फाइव बन जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है, जब बॉडी प्लेन के ऊपर की तरफ मूव करना चाह रही है, यानी उसको हम ऊपर मूवमेंट कराना चाह रहे हैं। ऐसे ही जब हमारा नीचे की तरफ मूव करना चाह रहा है, किसकी तरफ, नीचे की तरफ, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है।
तो देखो अगला केस क्या बनता है, एफर्ट, कितना एफर्ट लगेगा, एफर्ट रिक्वायर्ड द बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। उफ, तो देखो ये बॉडी है इंक्लाइन प्लेन पे, अब बॉडी नीचे की तरफ मूव करना चाह रही है, तो कितना एफर्ट लगेगा भैया, कितना एफर्ट लगाओ नीचे की तरफ इसको खींचूं, वो हमें निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूले में बस माइनर सा चेंज क्या करना है, वो है साइन का चेंज करना है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस फाइव, यही था। अब मैं थोड़ा सा साइन क्या चेंज कर दूंगा कि यहां ये जो दो साइन थे ना प्लस वाले, जो भी प्लस वाले थे, मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। बस इतना काम करना है, मेरा फॉर्मूला इजाद हो गया। अब इसके अंदर भी वही सारी कंडीशन अप्लाई होगी। क्या कंडीशन अप्लाई करेगी, पहला क्या कि यार एंगल ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाए। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि यार हमारा P जो है वो हो जाएगा W साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा, बिकॉज ये तो फाइव जीरो हो गया, फाइव जीरो हो गया तो क्या बच गया, थीटा माइनस अल्फा। अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन है कि अगर P कैसे एक्ट कर रहा हो, हॉरिजॉन्टल, अगर P हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर आप थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री यहाँ पे डाल दोगे तो उस केस में P जो है वो कितना हो जाएगा, W 90 माइनस थीटा, W 10 अल्फा माइनस फाइव, W 10 अल्फा माइनस फाइव। बस ऊपर वाला फॉर्मूला है, जो ऊपर हमने इजाद किया वही है सब कुछ। ऊपर क्या था, W 10 अल्फा प्लस फाइव, यहां क्या हो गया W 10 अल्फा माइनस फाइव। अगर हमारा तीसरा केस P पैरेलल एक्ट कर रहा होगा, यार P कैसे एक्ट कर रहा होगा, पैरेलल टू दी प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के, तो उस केस में थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री प्लस अल्फा। और अगर 90 डिग्री प्लस अल्फा बन रहा है तो हमें याद करना होगा उस केस में P इज इक्वल्स टू क्या बना था, P इज इक्वल्स टू W साइन अल्फा माइनस फाइव अपॉन कॉस फाइव, ठीक है, कॉस फाइव। चलो तो ये हो गया हमारा, बस साइन चेंज हो गया और कुछ नहीं हुआ, वो सारी कंडीशन सेम की सेम रही, ठीक है। हाँ कभी कभार यहाँ से ना W भी निकालने के लिए आ जाता है, तो W किसके बराबर हो जाएगा, तो एक चीज हमें पता चल गई इसे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं ना, लाइक W इज इक्वल्स टू P कॉस फाइव अपॉन साइन अल्फा माइनस फाइव, ठीक है। तो मेरे को बस एक पॉइंट समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया बिना किसी डेरिवेशन के, बस आपको एक फॉर्मूला याद करवाना था, वो क्या था, ये, ठीक है, ये फॉर्मूले, ठीक है, बस ये फॉर्मूले याद कराने से आपका काम हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमें देखना पड़ेगा बुक के अंदर कि अब और क्या टॉपिक है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। हाँ जो ऊपर मैंने अभी फॉर्मूले वगैरह बताए थे वो डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं, न्यूमेरिकल कम ही आते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे, पर हाँ फॉर्मूला आ जाता है, पूछ लेते हैं कभी कभार। तो मेरा काम था आपको समझाना स्क्रू फ्रिक्शन क्या होता है, तो समझने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, अभी क्या ज़रूरत है ये सब डेरिवेशन। हाँ इफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक पूछा जाता है, ठीक है ठीक है, टॉर्क टॉर्क टॉर्क, वेज फ्रिक्शन नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा लेडर फ्रिक्शन भी नहीं निकालने के लिए आता है, बस क्वेश्चन में आ जाते कि हाँ ऐसे करो ये वो, ठीक है, बट कभी आया नहीं है लेडर फ्रिक्शन, मुझे देखने को नहीं मिला, ठीक है। और उसके बाद न्यूमेरिकल होता था, तो एक ही पॉइंट बचा है वो मैं आपको यही बता देता हूँ, जो हमारा स्क्रू जैक वाला कंडीशन है उसके अंदर स्क्रू जैक, तो
स्क्रू जैक वाला कंडीशन क्या है, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द स्क्रू थ्रेड इज सेड टू बी ए स्क्रू फ्रिक्शन। मतलब यार देखो, ये जो स्क्रू बना हुआ रहता है, ठीक है, इसको जो हम नीचे की तरफ स्क्रू कर रहे होते हैं, तो बस ये जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होता है स्क्रू के जो थ्रेड, ठीक है, ये जो महसूस कर रहे होते हैं फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं स्क्रू फ्रिक्शन, ठीक है। तो द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय द स्क्रू थ्रेड इज सेड टू बी ए स्क्रू फ्रिक्शन। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लेना बुक में, ठीक है, कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, बट जो मुझे समझाना है वो ये समझाना है कि हाँ आते हैं, डायग्राम बना रखा हूँ, हाँ देखो, ये देखो, ये हैंडल है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, ये लोड है डब्लू, ठीक है, ये स्क्रू हेड है, ये स्क्रू थ्रेड्स हैं। अब कंडीशन ये है कि मैं कह रहा हूं कि एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है ना, P इज एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड व्हेन अप्लाइड एट अ मीन रेडियस, ठीक है। तो ये जो W यहाँ लोड रख रखा है, ठीक है, और ये लीवर है, लीवर को घुमाते हैं, ठीक है, उससे लोड ऊपर नीचे होता है, कि जो भी हमने लोड यहाँ पे रख रखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेट F बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स, मान लो कि F एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ठीक है, अप्लाई किया जा रहा है इस बॉडी को रोटेट कराने के लिए, हैंडल को रोटेट कराने के लिए, ठीक है, और L इज द लीवर, और L जो है वो हमारा लेंथ है लीवर का, ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है। अब और क्या है, देखना पड़ेगा हमें, करना क्या है, P इज अ पिच, D इज अ डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड विच इज 2R, ठीक है, ये भी दे रखा है। ओके ओके ओके, सो देखो वो, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टेकिंग मोमेंट, अगर मुझे मोमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो, मोमेंट निकालना हो ऑफ F एंड P अबाउट द एक्सिस, एक्सिस मतलब दिस इज द एक्सिस, ठीक है। तो अगर मुझे मोमेंट निकालना है F एंड P का, ओके, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं बोल सकता हूँ F इंटू एल, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू, पड़ेगा, एक सेकेंड रुको यार, कुछ मिसिंग है यहाँ, एक, तो यार ये यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। सो मेरे को इतना बड़ा जो ये डेरिवेशन है ना, ये इसमें पढ़ना नहीं था, तो इसीलिए मैं अपने तरीके से सोच रहा था। तो देखो, मैं बोल रहा था F फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये रहा, ये P है, ये R है, ये W है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मोमेंट अगर हम निकाल रहे हैं, तो मोमेंट क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज लेंथ ऑफ द लीवर इज इक्वल्स टू व्हाट, P इंटू डी बाय टू, P इंटू डी बाय टू। क्यों, तो ये देखो, let F be the horizontal force applied on the lever L, L be the length of lever. Taking moment of F and P about the axis of screw jack, we get F into L is equals to P into D by 2. तो वो हमें किसके इक्विवेलेंट मिलेगा, P into D by 2 के। So D by 2, D by 2, D by 2 मतलब रेडियस, ठीक है। P is the effort required to lift the load, कितना एफर्ट लग रहा है लोड को उठाने के लिए, जब कोई भी, अच्छा हाँ ठीक है, सो P इज अ एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड व्हेन अप्लाइड एट मीन रेडियस, वो मीन रेडियस पे लग रहा है, तो दैट्स व्हाई F इंटू एल, यानी मोमेंट इज व्हाट, F इंटू एल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज D by 2, D by 2 इज व्हाट, मीन रेडियस। सो अगर आप ध्यान से देखो तो F इज इक्वल्स टू व्हाट, P इंटू डी, P इंटू डी, और ये L जो है इधर आ गया, तो विच इज 2 इंटू एल। और अगर आप P को देखो, तो मैंने बोला था हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में हमने देखा हुआ है ना कि हमारा जो निकल के आता है फोर्स, वो क्या निकल के आता है, W10 अल्फा, सॉरी थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई निकल के आता है। यहाँ पर अल्फा की जगह थीटा ले रखा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे थीटा कर दिया।
हमारा होता क्या है अल्फा प्लस फाई, बट अल्फा को यहाँ थीटा कर रखा है, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है थीटा कर दिया। अब इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो, एफ इज इक्वल्स टू वॉट पी इज इक्वल्स टू वॉट डब्ल्यू टेन थीटा प्लस फाई इंटू डी बाय में 2L। अब बच्चे बोलेंगे ये कहाँ से निकल के आया, मैंने बोला यार ये ऊपर से ही निकल के आया, ये अभी हमने बस ऊपर पढ़ा था। ऊपर हमने जब मैंने आपको दिखाया था कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे जब हमारा फोर्स जो होता है P होता है वो हमारा कैसे एक्ट कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा होगा, यानी ये प्लेन है और ये ऐसे हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा होगा। तो इस प्लेन के हॉरिजॉन्टली अगर एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा P जो है वो क्या निकल के आएगा, ये P है, ये हॉरिजॉन्टली अगर एक्ट कर रहा है तो हमारा P इक्वल टू क्या आता है W10 अल्फा प्लस फाई, ये निकल के आता है। पर यहाँ अल्फा कौन सा एंगल होता है, ये एंगल होता है, यहाँ अल्फा की जगह क्या दे रखा है थीटा, तो ये मैंने वहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना जो पेपर में आता है वो ये आता है, ये कि एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड W इज गिवन बाय, तो P is equals to W10 alpha minus phi if theta is greater than phi, P is equals to W10 alpha minus phi if theta is less than phi। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि अगर हमारा थीटा ग्रेटर देन है पाई के, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे P is equals to W10 थीटा माइनस पाई, ठीक है। और अगर हमारा थीटा लेस देन हो जाए किससे, फाई से, यानी फाई बड़ा हो जाए, तो P इज इक्वल्स टू वॉट W10 पाई माइनस थीटा, हम ये बोलेंगे। और ये कंडीशन है लोड्स को लोअर करने के लिए, लोड को नीचे लाने के लिए, एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, ठीक है। स्क्रू जैक की इफिशियंसी क्या है, तो स्क्रू जैक की इफिशियंसी मैं बता देता हूँ, ये रही इफिशियंसी इज इक्वल्स टू कितना आइडियल एफर्ट है कितना एक्चुअल एफर्ट लग रहा है। आइडियल एफर्ट होता है W10 थीटा, मतलब कोई भी फ्रिक्शन है ही नहीं, अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो गया तो हमारा क्या बचा W10 थीटा, और एक्चुअल एफर्ट कितना लग रहा होता है W10 थीटा प्लस फाई, ओके। सो W से W कट गया, कितना बचा 10 थीटा अपॉन 10 अल्फा प्लस फाई, ये हमारा निकल के आता है इफिशियंसी, ठीक है, ओके। फिर टॉर्क वगैरह कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, वेज फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ में हम करेंगे न्यूमेरिकल। अगर आपको ये फ्रिक्शनल स्क्रू जैक वाला समझ में नहीं आया या ऐसा कुछ तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट मैंने इनफ कोशिश की है समझाने की, बिकॉज क्या है कि बहुत ये सब मुझे समझाना नहीं है, इसमें नहीं पढ़ना, मैं सिंपली बता रहा हूँ कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये स्क्रू जैक वाला डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं इसका समझा चुका हूँ। बस मैं ये समझा रहा हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे मोमेंट निकाला है विच इज व्हाट एफ, जो हम लीवर पे फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एफ फोर्स लगा रहे हैं, और लेंथ क्या है लीवर की एल है, तो मोमेंट क्या होगा एफ इंटू एल। उसी तरीके से मीन रेडियस पे जो एफर्ट लग रहा है लोड को ऊपर उठाने या नीचे ले जाने के लिए, वो मीन रेडियस पे लग रहा है, कितना लग रहा है पी लग रहा है, तो पी इंटू वॉट डी बाई टू, बिकॉज दोज ऑल द मोमेंट इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल इज इक्वल्स टू पी इंटू डी बाई टू, क्योंकि वो एक एक्सिस पे लग रहा है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू वॉट क्या होगा पी इंटू डी बाई 2L, ये L नीचे चला गया। अब P हम एफर्ट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं हॉरिजॉन्टल के केस में, ये देखो ये जो P है ये हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है किसके प्लेन के, तो अगर हॉरिजॉन्टली लग रहा है प्लेन के तो उस केस में P इज इक्वल्स टू W10 थीटा प्लस फाई हो जाता है। लोड को लोअर करने के दो कंडीशन है, एक जब हमारा थीटा जो है वो बड़ा हो जाए, एक जब थीटा छोटा हो जाए, तो दोनों का केस दे दिया। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, आइडियल अपॉन एक्चुअल, आइडियल होगा जिसमें हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा ही नहीं, यानी एंगल फाई होगा ही नहीं, एंगल फाई नहीं होगा तो हट जाएगा, क्या बचेगा W10 थीटा, W10 थीटा, और एक्चुअल क्या होता है W10 थीटा प्लस पाई, वो हो गया, W से W कट गया, कितना बचा 10 थीटा अपॉन 10 अल्फा प्लस सॉरी थीटा प्लस फाई। तो ये हमारा फ्रिक्शन चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ हम न्यूमेरिकल करेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उसको लिख लेना, हाईलाइट कर लेना अपने सेल्फ नोट्स में, और ये सेल्फ सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है।